तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग 1857 के रिवोल्ट के में एक नया टॉपिक्स शुरू कर रहे हैं और वो टॉपिक है कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप, नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। स्वरूप होता क्या है, जिसको हम लोग नेचर बोलते हैं, वो वास्तव में है क्या चीज। तो जब 1857 के विषय में हम लोग नेचर यानी स्वरूप शब्द का वर्णन करते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि विद्रोह के वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव व्याख्या। ठीक है, किसी भी चीज के स्वरूप यानी नेचर, ये नहीं कि सिर्फ 1857 के विद्रोह पर लागू होता है, बल्कि आपके नेचर की भी अगर बात की जाएगी कि आपका नेचर क्या है, तो अगर उसका व्याख्या कर दिया जाए तो व्याख्या वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। अब किसी भी चीज का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव व्याख्या का मीनिंग क्या होता है, तो आप एग्जामिनेशंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखते हैं, तो उसमें एक चीज महसूस करते होंगे कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लिखते हैं, उसका हल करते हैं, तो उसमें एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है कि जो जानकारी आपके पास हो बिल्कुल एक्यूरेट हो। जैसे किसी का जन्म कब हुआ, तो उसका डेट एकदम फिक्स है, उसमें कोई विचलन नहीं हो सकता है। लेकिन उसी चीज को अगर सब्जेक्टिव में आप लिखते हैं तो अप्रोक्स शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, लगभग शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि वस्तुनिष्ठता में, विषय निष्ठता में, सब्जेक्टिविटी में आप थोड़ा दाएं बाएं होकर के बातों को कर सकते हैं, उसमें ये रिलैक्सेशन होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी में ऐसा छूट नहीं है, उसमें आपकी बातों में एक्यूरेसी होना चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए, जो हम कह रहे हैं वो फिक्स है। तो ऐसे में अगर किसी भी चीज के स्वरूप का वस्तुनिष्ठ व्याख्या का मतलब ये हुआ कि उसके बारे में जो भी बातें कही जा रही हैं वो एक्यूरेट है, जांच पड़ताल कर करके सारे अच्छी ढंग से समझ करके कही जा रही है। तो 1857 के विद्रोह का जो स्वरूप है, उसकी वस्तुनिष्ठ व्याख्या यानी ऑब्जेक्टिव जो व्याख्या है वही उसका स्वरूप है। और जब हम स्वरूप का अध्ययन करते हैं तो ये बहुपक्षीय होता है। क्या होता है? बहुपक्षीय, यानी मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल की मीनिंग क्या है कि कोई भी चीज हो उसका एक पक्ष नहीं होता है, एक डायमेंशन नहीं होता है। जैसे आप ही के व्यक्तित्व को लिया जाए तो आप में अच्छे गुण भी हैं तो बुरे गुण भी हैं, आप में कुछ नकारात्मक चीजें हैं तो कुछ सकारात्मक चीजें भी हैं। तो जब आपके व्यक्तित्व का या आपके स्वरूप का व्याख्या करना होगा तो इन दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा, यानी गुणों को भी, अवगुणों को भी, सकारात्मकता को भी, नकारात्मकता को भी। और इस तरीके के किसी भी व्यक्तित्व या वस्तु के स्वरूप के निर्धारण में जब हम अपने प्रयास को आगे बढ़ाते हैं तो वो प्रयास मल्टी डायमेंशनल हो जाता है, बहुपक्षीय हो जाता है।
यानी उस चीज के स्वरूप के निर्धारण के लिए कोई एक चीज उत्तरदायी नहीं होता है, बहुत सारी चीज उत्तरदायी होता है। तो ये चीजें 1857 के विद्रोह के स्वरूप के निर्धारण के लिए इसलिए जरूरी है कि इस पर यानी इसके स्वरूप पर इतिहासकारों के बीच काफी मतभेद है। इतिहासकारों के बीच क्या है? काफी मतभेद है। और मतभेद क्यों है? तो मतभेद इसलिए है कि सबके स्कूल अलग अलग हैं, सबका स्कूल एक नहीं है। कोई कैम्ब्रिज स्कूल का हिस्टोरियन है, कोई नेशनलिस्ट स्कूल का हिस्टोरियन है, कोई मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, कोई सबल्टन हिस्टोरियन है। जो इस टॉपिक से रिलेटेड पहला जो चैप्टर आपको पढ़ाए हैं उसको थोड़ा रिकॉल कीजिए, जिसको हम लोग बोलते थे हिस्टोग्राफी ऑफ 1857, यानी 1857 के विद्रोह का इतिहास लेखन। तो वो यहाँ पर इंटरलिंक्ड हो रहा है कि जितने प्रकार का इतिहास लेखन हम लोगों ने उस समय देखा था, तो क्या पाया कि सब इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह की व्याख्या अलग अलग की। तो यहां पर जब स्वरूप के निर्धारण की बात आती है तो उसमें इतिहासकारों का जो विचार है वो एक नहीं है, अलग अलग है। तो जब तक उन सभी विचारों का अध्ययन हम नहीं कर लेते हैं तब तक 1857 के विद्रोह के स्वरूप का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तो अभी तक जितने रिसर्च होकर के आए हैं, नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, उसमें कुल 7 प्रकार के विचार उभर करके सामने आए हैं। यानी हिस्टोग्राफी में, इतिहास लेखन में 7 प्रकार के थॉट नेचर को देखने के लिए उभर करके सामने आए, जिसमें एक विचार जो है पहला, उसके समर्थक जो बोलते हैं कि यह एक सिपाही विद्रोह है। और इस विचारधारा को जन्म किसने दिया था? तो सर जॉन लॉरेंस और सीले ने। इसका नाम आप बराबर सुने होंगे। ये ब्रिटिशर्स थे और एडमिनिस्ट्रेटर थे। और पहले ही के क्लास में हम बता चुके हैं कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटरों ने जो हिस्ट्री लिखा तो उनका उद्देश्य क्या था कि अपने शासन के भारत में औचित्य को साबित करना और ये साबित करना कि 1857 का विद्रोह बहुत बड़ा विद्रोह नहीं था। इससे ये नहीं कहा जा सकता है कि भारत के सभी लोगों के बीच अनपॉपुलर हो चुका था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, बल्कि थोड़ी बहुत गलतियां थी जिन गलतियों को अगर ठीक कर लिया जाएगा तो फिर भविष्य में ऐसा विद्रोह नहीं होगा। तो इसी विचारधारा के ये राइटर्स जिन्होंने कहा कि ये सिपाही विद्रोह है। इनका तर्क क्या है? तो इनका तर्क है कि इस विद्रोह में जनसामान्य की भागीदारी नहीं थी। जिन लोगों ने विद्रोह किया वो सिपाही थे और इनका कोई नेता नहीं था। अगर ये जनसामान्य का विद्रोह होता तो इसमें नेतृत्व उभरना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई नेतृत्व उभर करके सामने नहीं आया। इसके साथ ही साथ इन्होंने इस बात की भी व्याख्या की कि सिपाहियों ने जो विद्रोह किया ये कोई पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि 1857 से पहले भी जो ब्रिटिश फौज में, मिलिट्री में जो लोग शामिल थे उनको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ी थोड़ी शिकायत रहती थी, जिसके कारण 1806 ईस्वी में वेल्लोर का विद्रोह इन्होंने किया ब्रिटिश आर्मी ने। 1824 ईस्वी में फिरोजपुर का 34वीं एनआई इन्फेंट्री ने विरोध किया। उसके बाद 1840 ईस्वी में जो है वो 1842 ईस्वी में 48वीं एनआई इन्फेंट्री ने विद्रोह किया। उसके बाद 1850 ईस्वी में जो है 66वीं एनआई इन्फेंट्री ने विद्रोह किया। फिर 1852 ईस्वी में 48वीं एनआई इन्फेंट्री ने विद्रोह किया। तो 1857 से
ब्रिटिश मिलिट्रियों का ये विद्रोह वो गिनवाते हैं और कहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है जो 1857 में हुई। जो इनको असुविधा हो रही थी ब्रिटिश मिलिट्री को, तो उसके लिए बहुत पहले से ये लोग विरोध करते चले आ रहे थे। तो अगर इनको मांगों को मान लिया जाए, इनके कष्टों को दूर कर दिया जाए, तो फिर भविष्य में विद्रोह नहीं होगा। ये सर जॉन लॉरेंस और सीले का सिपाही विद्रोह कहने के पीछे तर्क है। अब इसका विश्लेषण कीजिए कि क्या वो सही कह रहे हैं, तो पता चलेगा कि नहीं, सिपाहियों ने इस विद्रोह को शुरू जरूर किया, लेकिन सबसे ज्यादा भाग जनता ने लिया, जन भागीदार। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मेरठ, ये सब का जो इलाका है, इसमें क्या था, किसानों ने विद्रोह किया था, आम जनता ने विद्रोह किया था। बिहार का जो बाबू कुंवर सिंह का विद्रोह था, तो बाबू कुंवर सिंह की तो फौज मात्र 10,000 थी, लेकिन उनके पीछे लाखों लोग थे, तो वो सब के सब जनता थे। इसलिए सीले का ये कहना कि इसमें सिर्फ सिपाहियों ने पार्टिसिपेट किया था, वो बात गलत है। ये तो एक तर्क हुआ। दूसरा तर्क कि सिपाही विद्रोह इसलिए भी नहीं कहा जा सकता है कि ब्रिटिश फौज के सारे बटालियन ने विद्रोह नहीं किया था। दक्षिण भारत में जितनी बटालियन थी वो विद्रोह से अलग रही। और तीसरी बात यह कि इस विद्रोह को ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा ही दबाया गया, जिसमें सिख बटालियन और गोरखा बटालियन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अगर ये सिपाही विद्रोह होता, तो फिर इस विद्रोह को दबाने के लिए सिपाही कैसे तैयार होते, या सारे के सारे सिपाही इस विद्रोह में शामिल होते। तो इस तरीके से इन तीन आधारों पर सर जॉन लॉरेंस और सीले के विचारों का खंडन किया जा सकता है। क्लियर? तो एक पैराग्राफ में सीले का विचार लिखेंगे और दूसरे पैराग्राफ में उसका खंडन लिखेंगे। सिपाहियों ने शुरू किया, ये कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके आधार पर इसको सिपाही विद्रोह कह देना न्यायपूर्ण बात नहीं होगी, जस्टिसेबल बात नहीं होगी। तो एक ये हुआ। दूसरा, ईसाई धर्म के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र। ये विचार जो दिया था, उनका नाम है L.E.R. रीज। उन्होंने कहा ये जो विद्रोह था 1857 का विद्रोह, ये एक्चुअली में हिंदू और मुसलमानों का सम्मिलित रूप से ईसाई धर्म के खिलाफ विद्रोह था। यह कह लीजिए कि ईसाई धर्म के खिलाफ एक युद्ध था। और इसके पीछे L.E.R. रीज सिर्फ एक तर्क देते हैं, बहुत ज्यादा तर्क नहीं देते हैं। और L.E.R. रीज तर्क क्या देते हैं कि चूंकि ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया था, और ये हस्तक्षेप हिंदुओं को और मुसलमानों को दोनों को अच्छा नहीं लगा था। इसी कारण से दोनों ने मिल करके ईसाई धर्म के खिलाफ एक युद्ध किया। अब अगर इसका विश्लेषण किया जाए, तो जो तर्क उभर करके सामने आता है कि यदि इनकी बात को मान भी लिया जाए, तो फिर इसके बाद कुछ होना चाहिए था। वो क्या होना चाहिए था कि अंग्रेज तो इस विद्रोह को दबा दिए थे। इसका अर्थ क्या हुआ कि अंग्रेज जीत गए और भारतीय हार गए। तो अगर ये धर्म युद्ध था, तो ऐसी परिस्थिति में ईसाई धर्म की जीत हो जानी चाहिए थी। ईसाई धर्म की जीत का अर्थ क्या है कि भारत के सारे लोग ईसाई बन जाते। अगर धर्म के आधार पर ये विद्रोह हुआ होता तब की बात है। तो क्या हुआ? तो नहीं हुआ। दूसरी बात कि अगर ये धर्म युद्ध था, तो फिर भारत में हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म का समापन हो जाना चाहिए था, क्योंकि इन दोनों की हार हुई थी। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ईसाई धर्म जीता भी नहीं और इस्लाम और हिंदू धर्म समाप्त भी नहीं हुआ।
तो इस ग्राउंड पे हम LER रीच का इस कथन को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर सकते, आंशिक रूप से भी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म इसमें मुद्दा था ही नहीं। असंतोष इस ग्राउंड पे था कि धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ईसाई धर्म के विरुद्ध यहाँ के हिंदू मुसलमान नहीं थे, बल्कि ईसाइयों के धार्मिक कृतियों के विरुद्ध थे। व्यक्ति का विरोध करना एक अलग बात है और धर्म का विरोध करना एक अलग बात है। तो यहां पर ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों का विरोध हुआ कि आप जो धर्म प्रचार कर रहे हैं और हिंदू देवी देवताओं का जो अपमान कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि हिंदू मुसलमानों का ये विचार था कि ईसाई धर्म गलत है। तो इस ग्राउंड पे ये धर्म युद्ध था ही नहीं, तो LER रीच का ये कथन भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब तीसरा जो विचार है जिसमें कहा गया है कि सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था, और इसके प्रतिपादक जो थे वो TR होम्स थे। कौन थे? TR होम्स। अब देखिए, TR होम्स ने जो बात कही है कि ये सभ्यता और बर्बरता का विद्रोह था, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि सभ्यता और बर्बरता का अर्थ क्या होता है और विद्रोह में कौन सभ्य था कौन बर्बर था। अंग्रेज सभ्य थे कि भारतीय के लोग सभ्य थे? अंग्रेज बर्बर थे या भारत के लोग बर्बर थे? ये एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं किया। लेकिन अगर अंग्रेज वर्सेस भारतीय के मामले को अगर हम सामने रख करके बात करें तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका अर्थ था कि सभ्यता का अर्थ है अंग्रेज और बर्बरता का अर्थ भारतीय। यानी अंग्रेज बहुत सभ्य थे, भारतीय बर्बर थे। इस कारण दोनों के बीच जो संघर्ष हुआ उसका नामकरण उन्होंने, नामिफिकेशन उन्होंने किया सभ्यता और बर्बरता का विद्रोह। खैर, उनके दिल में कुछ भी बात हो वो अलग है, लेकिन जो परिणाम सामने आया, जो रिजल्ट सामने आया विद्रोह में, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि विद्रोह की जो घटनाएं सामने आई वो ये प्रूफ करता है कि दोनों लोग बर्बर थे, अंग्रेज भी बर्बर थे और भारतीय भी बर्बर थे। कैसे? तो दिल्ली की घटना को लीजिए, उसके बाद कानपुर के घटना को लीजिए, उसके बाद लखनऊ के घटना को लीजिए। तो विद्रोहियों ने क्या किया कि आरंभ में जो दिल्ली में विद्रोह हुआ तो सर जॉन लॉरेंस जो वहां का कमांडिंग ऑफिसर्स था, जैसे ही इन लोग को रोकने का प्रयास किया उसको गोली मार दी और उसके लाशों के साथ अभद्रता का व्यवहार किया। बहादुर शाह जफर को जो तैयार करवाया वो बंदूक के नोक पर तैयार करवाया कि नहीं, अगर आप सम्राट अपने आप को घोषित करते हैं तो आपको गोली मार दी जाएगी। इसी प्रकार से कानपुर में ह्यूगेसी ने जब आत्मसमर्पण किया नाना साहब के समक्ष, तो उसी दिन सती चौरा नामक स्थान पर क्या किया गया, तो 300 अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को 1 घंटे के अंदर ही मार दिया गया बर्बरतापूर्वक। तो उन औरतों और बच्चों का क्या दोष था? युद्ध के भी नियम होते हैं, तो नियम के खिलाफ काम हुआ। इसी प्रकार जब चिन्हट का युद्ध अंग्रेज हार चुके थे और रेजिडेंसी में आश्रय लिए हुए थे, तो फिर रेजिडेंसी में तो युद्ध के लिए आश्रय नहीं लिए हुए थे, वो सुरक्षा के लिए लिए हुए थे। तो विद्रोहियों के द्वारा रेजिडेंसी पे आक्रमण करना, बम और गोली से पूरी रेजिडेंसी को उड़ा देना, और वहाँ जितने लोग रह रहे हैं उसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। लॉरेंस का जो वहाँ का रिजेंट था उसकी बेटी थी। एक गोला जो है तोप का उसकी बेटी के सीने पर जाकर के लगा, उसके पूरे परखच्चे उड़ गए। तो इस ढंग से विद्रोहियों ने भी बर्बरता किया, कोई एक नियमानुकूल युद्ध नहीं हो रहा था। अब ब्रिटिश पक्ष आई है, तो ब्रिटिश पक्ष में सबसे विभत्स रूप जो उभर करके सामने आता है वो इलाहाबाद का,
इलाहाबाद के खुसरो बाग का। जब लियाकत अली ने विद्रोह किया था तो नील को भेजा गया था बनारस से विद्रोह को दबाने के लिए। तो अन्य जगहों पे जो विद्रोह दबता था, लड़ाई हुई, कोई मारे गए, बाकी जो बसते थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, उन पर मुकदमा चलता था और सजाएं होती थी। लेकिन इलाहाबाद में ये नहीं हुआ। यानी अंग्रेज ये साबित करते थे कि हम लोग कानून के शासन के समर्थक हैं, रूल ऑफ लॉ के फॉलोवर्स हैं, कोई काम अकॉर्डिंग टू रूल्स करते हैं, लॉ करते हैं। तो इलाहाबाद में तो ये रूल समझ में नहीं आया कि जो भी पकड़ाया उन सभी को एक एक करके खुसरो बाग के पेड़ों के ऊपर, जो बहुत लंबा रोड था, वो बाकी लोग को पकड़े रहे और एक आदमी को टांगता था, फांसी दे देता था, वो छटपटाता था और बाकी लोग देखते थे। तो इस ढंग से जितने लोग पकड़े गए उनको उनके सामने, साथियों के सामने, सभी को पेड़ों पर उसी दिन, एक दिन में टांग दिया गया और फांसी दी गई और उनके लाशों को एक हफ्ते तक छोड़ दिया गया। तो इससे बैरबेरिक, इससे बर्बरतापूर्ण काम और क्या हो सकता है। तो अगर सभ्यता और बर्बरता की बात आती है तो न ही सभ्यता का पालन अंग्रेजों ने किया इस युद्ध में और न ही भारतीयों ने, दोनों ने बर्बरता का प्रदर्शन किया। इसलिए टी.आर. होम्स का जो ये कहना कि ये सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था, इसे भी पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अब देखिए, ये आपका हो गया दूसरा, तीसरा। अब आइए चौथा, कि मुसलमानों का षड्यंत्र था। इसको कहने वाले कौन थे साहब, समर्थक? तो आउटरम, जेम्स आउटरम इनका पूरा नाम है, कूपलैंड, और पी. रॉबर्ट्स। इन तीनों का यह विचार है कि चूंकि सत्ता जो है अंग्रेजों ने मुसलमानों से छीनी थी, पूरे भारत पर सैद्धांतिक रूप से जो शासन था मुगलों का शासन था। जो देशी रियासतों का उदय हुआ था तो वो भी मुगलों के नाम पर ही शासन करते थे, या अंग्रेजों को कोई सनद प्राप्त करनी होती थी तो मुगलों से ही लेते थे। तो सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ वो मुसलमान टू ब्रिटिश हुआ। तो इन तीनों का कहना है कि चूंकि सत्ता हमने छीनी है मुसलमानों से, इसीलिए यहाँ के मुसलमान हमारे दुश्मन हैं और कुछ हिंदू जागीरदारों, जमींदारों का समर्थन प्राप्त करके मुसलमानों ने सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसलिए प्योर मुस्लिम रिवोल्ट था, इन तीनों का कहना है। अगर इसका विश्लेषण करें आप तो क्या पाते हैं कि क्या इस विद्रोह में केवल मुसलमानों ने भाग लिया? तो इसका जवाब होगा नहीं। मुसलमानों से अधिक संख्या हिंदुओं की थी। जो इनका कहना है सबूत के तौर पर कि बहादुर शाह को इसीलिए अपना शासक बनाया मुसलमानों ने, तो उसका खंडन इस बात से होता है कि बहादुर शाह को शासक सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बनाया, बल्कि उसमें हिंदू जागीरदार, जमींदार, ये राजे भी शामिल थे। और इस बात की घोषणा करवाई गई कि विद्रोह के सफलता के बाद बहादुर शाह मुगल सम्राट की पदवी धारण नहीं करेगा। तो इस ग्राउंड पर भी इनकी बातें गलत साबित होती है। तो इस तरीके से कूपलैंड का, आउटरम का और पी. रॉबर्ट्स का जो विचार है वो स्वीकार नहीं है। अब ये जो पांचवा पॉइंट आपका है वो काफी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है कि दो नाम आपको है और दोनों के बात लगभग समान है। और एक नाम है बेंजामिन डिज़रायली का, बेंजामिन डिज़रायली का, और दूसरा जो नाम है वो बी.डी. सावरकर का, विनायक दामोदर सावरकर।
बेंजामिन डिज़रायली उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिस समय विद्रोह हुआ था, और इन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। और वीडी सावरकर फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक 1909 में पुस्तक लिखी, उसमें इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो चाहे राष्ट्रीय विद्रोह कहिए या चाहे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहिए, दोनों बातें बराबर ही है। तो इसलिए उसकी व्याख्या इसी ढंग से की जाएगी। सबसे पहले आते हैं डिज़रायली पर, कि डिज़रायली इस विद्रोह को एक नेशनल रिवोल्ट क्यों कह रहे हैं, एक राष्ट्रीय विद्रोह क्यों कह रहे हैं। तो डिज़रायली जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त, तो जो यहाँ घटना घट रहा था, इसकी हर घटना की सूचना वो प्राप्त कर रहे थे। और उस समय जिस समय यहाँ विद्रोह हो रहा था, उस समय इस प्रकार का विद्रोह यूरोप में भी हो रहा था। जैसे 1848 का फ्रांसीसी क्रांति, एक्चुअली में 1789 का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, वो अपने पूर्णता को पहुंचता है 1848 के रेवोल्यूशन से, क्योंकि असल डेमोक्रेसी फ्रांस में 1789 में स्टैब्लिश नहीं हुई। असल डेमोक्रेसी फ्रांस में जो एस्टैब्लिश होती है वो रिवोल्ट ऑफ 1848 के बाद। और भी कुछ यूरोप के देश थे जहां राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो वहां इसी प्रकार की घटना घट रही थी। जैसे यहां मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, जगदीशपुर में, या नूह में, मेवाड़ी में, या आपको हरियाणा का जो सब इलाका था वहां, तो ये सारे के सारे क्या थे, आम जनता थी। और यूरोप में भी यही हो रहा था। फिर उनको एक सूचना मिली कि चपाती और कमल का फूल बांटा गया। तो स्कॉटलैंड जो वहीं का एक प्रांत था, वहां अगर विद्रोह करना होता था तो डेट की घोषणा के लिए इसी तरीके से रोटियां बांटी जाती थी। वो एक ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका था। तो ये सारी बातें जब मिल गई यूरोप से भारत की घटनाओं का, तो उन्होंने कह दिया कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। इसी प्रकार वीडी सावरकर भी सूचना उस समय तो वो उतने योग्य नहीं थे, लेकिन बाद में जब पढ़े लिखे 1909 में और समझबूझ उनकी हुई, तो जो सोर्स से उनको पता चला, तो उनको भी ये लगा कि ये एक स्वतंत्रता संग्राम था, और उन्होंने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम दे दिया। अब ये काफी, इस पर एक संतुलित दृष्टि रखना मुश्किल काम है, लेकिन आप एक चीज गौर कर सकते हैं। पहली बात ये कि जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय हमारे देश में राष्ट्रवाद पूर्ण परिपक्व नहीं था, पूरी तरीके से मैच्योर्ड नहीं हुआ था। जो राष्ट्रवादी विचारधारा थी भी, तो वो कुछ वर्गों तक सीमित था। जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी जो बना जमींदारों का, जमींदार हितवर्धक सभा, तो आप कह सकते हैं कि उसमें राष्ट्रवादी भावना थी। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन जो बना, उसमें आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी भावना थी। लेकिन इसमें कितने लोग जुड़े हुए थे? तो इसमें जो भी लोग अल्प रूप से जुड़े हुए थे, वे सभी के सभी भारत के नोबल क्लास के लोग थे, और उनका राष्ट्रवाद अगर था भी तो अपने हित को, अपने जमींदारी को बचाने का था, न कि एक पूरे भारत के लिए एक राष्ट्रवादी विचार का उत्थान था उनका विचार। तो इस तरीके से उसको अर्ध राष्ट्रवाद आप कह सकते हैं। फिर दूसरी बात ये कि जो हमारे यहाँ मध्यम वर्ग था और शिक्षित वर्ग था, यह दो वर्ग पूरी तरीके से विद्रोह में शामिल ही नहीं हुआ, बल्कि जगह जगह पर अंग्रेजों का साथ दिया, जैसे सर सैयद अहमद खान है। फिर एक बात और ध्यान देने की योग है कि जो इसका विस्तार क्षेत्र था, उस विस्तार क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे क्षेत्र विद्रोह से वंचित थे। जैसे अधिकांश दक्षिण का भाग विद्रोह के अधीन नहीं था।
हरियाणा में कुछ ही भागों पर विद्रोह हुआ था, राजस्थान में भी कुछ ही भागों में विद्रोह हुआ था। तो अगर ये राष्ट्रीय होता तो इसका फैलाव भारत के सभी भागों पर होना चाहिए था। तो ये दो ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि बेंजामिन डिज़रायली और वी डी सावरकर के बात को पूरी तरीके से इनकार भी नहीं किया जा सकता है और पूरी तरीके से स्वीकार भी नहीं किया जा सकता है। तो इनके विचारों को आंशिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है। क्लियर? ये टेक्निकलिटी के साथ आपको शब्द इस्तेमाल करना होगा। अब आ जाइए किसान विद्रोह। तो जो मार्क्सवादी लेखक थे, इसमें किसी लेखक का नाम नहीं हम दे पा रहे हैं क्योंकि कहीं पर मिलता नहीं है। तो जो मार्क्सवादी लेखक थे, इन सबों का कहना था कि ये एक किसान आंदोलन था और इनका एग्जाम्पल भी उनके पास था कि मुजफ्फरपुर में जो विद्रोह हुआ सारे के सारे किसान थे, मेरठ में जो विद्रोह हुआ वो सारे के सारे किसान थे, जगदीशपुर में जो विद्रोह हुआ वो सारे के सारे किसान थे। तो यहां तक तो सही है, लेकिन जो मार्क्सिस्ट राइटर है वो इसके बाद ये कहते हैं कि ये वर्ग संघर्ष था, क्लास स्ट्रगल था। चूंकि मार्क्सिज्म क्लास स्ट्रगल पर ये थ्योरी बनी है, हर जगह चाहे राज्य हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाज हो, हर जगह पर उन्होंने वर्ग संघर्ष को, क्लास स्ट्रगल को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। तो यहां भी उन्होंने कहा कि ये जो किसानों का विरोध था वो एक्चुअली में जो है वो एक वर्ग संघर्ष था। तो ये तो कहना इनका पूरा का पूरा गलत है, क्योंकि विद्रोह जो कर रहे थे किसान, तो उसका नेतृत्व जो था वो जमींदार कर रहे थे, तालुकदार कर रहे थे। तो अगर ये वर्ग संघर्ष होता, क्लास स्ट्रगल होता, तो इन किसानों का संघर्ष तालुकेदारों और जमींदारों से होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने तालुकदारों और जमींदारों को अपना नेता माना और संघर्ष किससे किया? तो अंग्रेजों से। इसलिए भारतीय परिवेश में ये वर्ग संघर्ष नहीं था। तो इसलिए इनका ये कहना है किसान विद्रोह था, हम नहीं मान सकते हैं। ये किसान के साथ साथ तो जनता भी भारत की तो थी, तो उसकी भूमिका को इन्होंने, मार्क्सवादियों ने नकार दिया और अपने दृष्टिकोण के माध्यम से इसको एक वर्ग संघर्ष का नाम दे दिया, जिसको किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर वर्ग संघर्ष ये होता तो फिर आगे चल के भारत में राष्ट्रवाद उभरता ही नहीं, या भारत कभी आजाद होता ही नहीं, क्योंकि वर्ग संघर्ष में लड़ाई भारतीयों और भारतीयों के बीच होती, भारतीयों और अंग्रेजों के बीच नहीं होती। लेकिन उसके बाद आप ग्रेजुअली आप देखते हैं कि भारतीयों का संघर्ष करने की क्षमता में धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है और फिर अंग्रेज मजबूर होकर के 1947 में देश को स्वतंत्र करने पर मजबूर होते हैं। अंतिम जो है एक विचार है कि ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, और ये कोई मामूली आदमी नहीं कह रहे हैं, ये सबसे बड़े हिस्टोरियन आजादी के बाद हैं, जिनका नाम है आरसी मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दक्षिणपंथी, वामपंथी विचार, दक्षिणपंथी विचारधारा के हिस्टोरियन। इस पर इन्हीं को कहा गया था कि आप हिस्ट्री लिखिए, लेकिन सरकार से अनबन हो गई तो उन्होंने लिखना नहीं, छोड़ दिया। इनका कहना है कि राष्ट्रीय विद्रोह था ही नहीं। राष्ट्रीय विद्रोह के लिए जो चीजें होनी चाहिए वो कोई भी अनुपस्थित नहीं था, और जिस प्रकार की ये घटना घटी है वैसी घटना पहले बहुत सी घट चुकी थी। इसलिए इनका कहना है कि न ये राष्ट्रीय विद्रोह था और न ही ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो इनके भी विचारों को हम पूर्णतः एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी पहले हमने देखा कि ये पूर्व के विद्रोहों से की तरह नहीं था।
बल्कि पूर्व के विद्रोहों में जनता की व्यापक भागीदारी नहीं पाई गई, लेकिन इसमें जनता की व्यापक भागीदारी पाई गई। और दूसरी बात कि राष्ट्रवाद पूर्ण रूप से तो नहीं उभरा था, ये माना जा सकता है, लेकिन ये भी तो कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद अनुपस्थित नहीं था। तो इस तरीके से सातों जो मत हैं, अब आपकी बारी आती है कि आपको इन मतों से कोई निष्कर्ष तो नहीं निकला। सभी मत एक दूसरे के विपरीत हैं और साथ ही साथ सभी में आलोचनाएं घुसी हुई हैं, सभी में खंडन घुसा हुआ है, सभी का आप अभी अभी खंडन कर चुके हैं। तो इसलिए इसका आपको निष्कर्ष देना आपके तरफ से मार्च उठाने के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। हर क्वेश्चन में निष्कर्ष होता है, लेकिन इस टॉपिक का निष्कर्ष का ज्यादा महत्व है। तो ऐसे परिवेश में इसका निष्कर्ष आप इस ढंग से बोल सकते हैं या लिख सकते हैं कि उपर्युक्त मतों के आलोचनात्मक विश्लेषण करने के बाद कुछ बातें स्पष्ट होती है, और वो बात ये, पहला, कि जनता की भागीदारी से इनकार नहीं किया जा सकता है, और जनता की भागीदारी व्यापक रूप से थी, इसीलिए ये विद्रोह 1859 ईस्वी तक छिटपुट रूप से चलता रहा। दूसरी बात जो एक अकाट सत्य के रूप में सामने आता है वो ये कि पूर्व में जितने भी 200 विद्रोह हुए हैं, ये उसकी तुलना में संपूर्ण भारत में तो नहीं, लेकिन भारत के एक बहुत बड़े भाग में फैला हुआ था, जो अभी तक इतने बड़े भाग में एक साथ विद्रोह नहीं हुआ है। तीसरी बात कि ठीक है, जो शहरीय नेतृत्व था उसके अपने हित थे, जैसे नाना साहब को पेंशन नहीं मिल रहा था, आप कह सकते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अपने दत्तक पुत्र को अधिकार दिलाना था, बेगम हजरत महल को बिरजीस, अपने पुत्र बिरजीस कदर को गद्दी पर बैठाना था। तो शहरी क्षेत्र में जो भी नेतृत्व उभरा तो उनके अपने अपने निजी हित थे, आप कह सकते हैं, लेकिन शाहमल, वलीदाद खां, वीर कुंवर सिंह, पीर अली, अली करीम, ये सब जो व्यक्तित्व हैं, तो उनका कोई तो निजी हित अभी तक उभर कर सामने नहीं आया, बल्कि इन सबों ने अपनी पूरी संपत्ति इस विद्रोह के कारण गंवा दी, अपना जान भी गंवा दिया। तो ऐसे में इनके कंट्रीब्यूशंस के, इनके योगदान को आप नकार नहीं सकते हैं। तो ये वो नेतृत्व था जिनका कोई व्यक्तिगत हित नहीं था, ये पूरी तरीके से जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उनकी नीतियों के खिलाफ लड़ रहे थे। इस कारण से अंततः सभी पक्षों को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ जन विद्रोह ही नहीं था, बल्कि एक महासंग्राम था। तो आर.एल. शुक्ला की जो बुक देखिएगा उसमें इस महासंग्राम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो अभी यही प्रचलित है, तो आप कंक्लूजन में इस विद्रोह को महासंग्राम कह सकते हैं। चूंकि इसके पहले और बहुत सारे संग्राम एकाकी रूप से होते आए थे, जिनकी संख्या बहुत है, और इसे उस कंटेक्स्ट में जो पहले के विद्रोह हुए, उस विद्रोहों के कंटेक्स्ट में इसका क्षेत्र, इसका प्रभाव व्यापक था, इसलिए उनको संग्राम, तो इनको महासंग्राम कह सकते हैं। तो हम समझते हैं कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में जो बातें हुई वो पूरी हुई। अगले क्लास में हम मिलेंगे, तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हमने किया है कि हमने कहा था कि इसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में इन कर जाएंगे, लेकिन हमने थोड़ा सा परिवर्तन ये किया है कि पहले ही हम, जैसे 1857 के विद्रोह के पूर्व में जो विद्रोह हुए हैं वो, नहीं तो छूट जाएगा बाद में, किसानों का विद्रोह, जनजातियों का विद्रोह, क्रांतिकारी घटनाएं, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न आते हैं। फिर समाजवादी आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन,
निम्न जाति आंदोलन, तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं, उसको हम पहले ख़त्म करेंगे। जब ये ख़त्म हो जाएगा तब स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश करेंगे। तो ये आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। अनुमति दीजिए। धन्यवाद।